बच्चों, आज की विषय संस्कृत की कक्षा 6 की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम त्रयाणाम पाठानाम अभ्यासा पहले 3 पाठों का अभ्यास करेंगे। पहले 3 पाठ किए हैं जो अब तक आपने। अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय पार्ट 1, शब्द परिचय पार्ट 2 जिसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय है, और तीसरा पार्ट है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, शब्द परिचय भाग 3। तो पहले 3 पाठों का हम इसमें अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसमें आपको क्या करना है, चित्राणि यानी चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, संस्कृत पदानि संस्कृत में पद यानी कि शब्द लिखत लिखिए। जो चित्र अभी मैं आपको दिखाऊंगी उन चित्रों को देखकर उनके नाम आपने संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए, पहला चित्र किसका है? ये एक हाथी है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं हाथी। क्या कहते हैं हिंदी में? हाथी। और संस्कृत में आप इसे क्या कहते हैं? गजहा। ठीक है, गज लिखकर आप उसमें विसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? गजहा। ठीक है, अगला चित्र देखिए। ये एक आपका मन पसंदीदा फल है जो सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कौन सा फल है ये? आम। आम को हम इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, और संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं? आम्रम। ठीक है, क्या कहते हैं इसे संस्कृत में? आम्रम। ठीक, अगला चित्र देखिए। बहुत ही सुंदर चित्र है, पक्षी का चित्र है। कौन सा पक्षी है ये? पिजन, कबूतर। ठीक है, तो संस्कृत में से क्या बोलते हैं? कपोतः। ठीक है, संस्कृत में से क्या कहते हैं? कपोतः। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं, वस्तुओं, प्राणियों के नाम संस्कृत में सोचने हैं कि क्या कहेंगे उन चीज़ों के। उनकी सूची बनाइए चीज़ों की। आपके आसपास रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु या चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं उनकी सूची बनाइए और सोचिए, या उनके नाम संस्कृत में खोजिए। अगर आपको मिलते हैं तो उनके नाम संस्कृत में लिखिए, और नहीं मिलते हैं तो आकर कक्षा में अपने विषय अध्यापक से पूछिए कि इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। इससे आपका शब्दकोश भी सुधरेगा और आपको नए नए नाम जानने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र देखिए, ये क्या है? छाता। वर्षा ऋतु आएगी तो किसका इस्तेमाल करेंगे? छाते का। तो छाते को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? छत्रम। ठीक है, इसे हम संस्कृत में कहते हैं छत्रम। ठीक है, अगला चित्र ये क्या है? बोट। बोट को हम हिंदी में नाव भी कहते हैं, नौका भी कहते हैं, और संस्कृत में हम इसे नौका ही कहते हैं। ठीक है, इससे अगला चित्र देखिए। ये किसका है? एक महिला का चित्र है, और संस्कृत में भी हम इसे महिला ही कह सकते हैं। ठीक है, महिला कहते हैं संस्कृत में भी, और हिंदी में भी महिला, स्त्री। ठीक है, अगला चित्र एक साइकिल है। सभी बच्चों को साइकिल चलाना पसंद होता है ना, तो ये एक साइकिल है, लेकिन संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। द्विचक्रिका क्यों कहते हैं? इसमें 2 चक्र हैं, 2 पहिए हैं, इसी कारण इसे द्विचक्रिका कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपकी साइकिल को आप द्विचक्रिका भी कह सकते हैं। अगला चित्र देखिए, क्या है? टेलीफोन है। टेलीफोन को संस्कृत में क्या कहते हैं? दूरभाषा। दूरभाषा, दूर यानी दूर से, भाषा यानी बात करने का यंत्र है ये, इसीलिए इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? दूरभाषा। ठीक है, अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से दूर से ही बात कर पाते हैं ना। आप फ़ोन करा, कहीं पे भी आपके मित्र हों, आप उनसे दूर से ही बात कर लेते हैं, इसलिए इसको दूरभाषा कहते हैं। अगला चित्र देखिए, ये एक हैंकी है, रुमाल, जिसे आप जेब में रखते हैं, हाथ में रखते हैं। तो ये इसे आप संस्कृत में क्या कहते हैं? करवस्त्रम। हैंडकरचीफ इंग्लिश में, और संस्कृत में इसे बोलते हैं करवस्त्रम। कर यानी कि हाथ, वस्त्रम यानी कपड़ा, तो हाथ में रखा जाने वाला कपड़ा हाथ में रखते हैं इसे, इसलिए इसे करवस्त्रम भी कहते हैं। संस्कृत में इसे करवस्त्रम कहा जाता है। ठीक है,
इस तरीके से आप अपने आसपास इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम सोचिए और संस्कृत में उनके नाम जानने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मंजुषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजुषातः यानी कि ये बॉक्स, मंजुषा एक बॉक्स को कहते हैं, बॉक्स, पेटी, संदूक, ठीक है। ये देखिए आप नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं मंजुषातः बॉक्स में से या पेटी में से या इस संदूक में से, इस बक्से में से, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसमें से आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदानी यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों को चित्वा चुनकर अलग अलग करके उनको लिखना है, ठीक है। तो आपको कैसे पहचान होगी कि ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी इन्हीं में से, लेकिन फिर बाकी प्रश्न आपको स्वयं करना है, खुद से करना है। कॉपी में आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पद, ठीक है। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द, ये सभी एक वचन में। सबसे पहले ये जान लीजिए जितने भी शब्द इस बॉक्स में, इस पेटी में, इस मंजुषा में दिए गए हैं, ये सभी एक वचन में हैं, ठीक है। अगर आपको द्विवचन और बहुवचन में भी दिए जाएं तो उसके पहचान के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए ये सभी सब एक वचन में हैं। ये सभी शब्द एक व्यक्ति का बोध करा रही है। तो पुल्लिंग में यदि एक वचन में अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए पहला शब्द है शौचिका, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ये अकारांत है, का के बाद कोई मात्रा नहीं नजर आ रही, यानी कि ये अकारांत है और उसके पीछे विसर्ग लगी है, यानी कि ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। अकारांत हो और पीछे विसर्ग हो तो यानी कि वो हमारा क्या होगा, पुल्लिंग शब्द। और आकारांत है तो हमेशा क्या होगा, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग। तो जैसे नौका, पेटिका, ये 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए, बाकी आप इसमें से खुद से खोज कर लिखिएगा, ठीक है। अगला देखिए नपुंसकलिंग शब्द, जैसे कि फलम। फलम में म लास्ट में अंत में हलंत होगा, म हलंत दिया हो तो वो हमारा नपुंसकलिंग शब्द होगा, पद होगा, ठीक है। तो ये फलम हमारा क्या है, नपुंसकलिंग पद है, ठीक है। इस प्रकार से आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों को अलग अलग करके स्वयं से लिखना है। यदि विसर्ग दी है तो पुल्लिंग शब्द है, आकारांत है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, और माँ हलंत है तो वो हमारा नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मंजुषा में से आप तीनों पदों को अलग अलग करके स्वयं लिखिए, इससे आपका अभ्यास अच्छे से हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग और कौन सा नपुंसकलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। उदाहरणम यानी उदाहरण को दृष्ट्वा देखकर रिक्त स्थानानि खाली स्थान पूरा कीजिए। ये उदाहरण है आपका एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। यदि इनको एक वचन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द्विवचन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, और बहुवचन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। पहला एग्जाम्पल है यथा करके, जब भी कोई कुछ बताया जाए तो वो आपका एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है कि ये आपको इस प्रकार से देख लो, आगे आपको इस प्रकार से इसको करना है। तो देखिए चषकः, चषकौ, चषकः, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। एक वचन में कोई पुल्लिंग शब्द होगा तो उसको अकारांत और पीछे विसर्ग होगा, और द्विवचन में औ की मात्रा होगी। जैसे अभी मैंने पीछे आपको पहले दूसरे प्रश्न में बताया था ना, पीछे विसर्ग है तो वो एक वचन पुल्लिंग है, और द्विवचन पुल्लिंग है तो कैसे लिखा जाएगा, औ की मात्रा होगी उसमें पीछे, और बहुवचन है पुल्लिंग का तो आ की मात्रा और विसर्ग होगी, ठीक है। तो ये पहचान है। तो इस प्रकार से आपने अन्य पुल्लिंग शब्दों के रूप भी लिखने हैं। देखिए यहाँ पे बहुवचन में आपको दे दिया मृगा, तो यहाँ पर 2 खाली स्थान अपने मृग के रूप में भरने हैं। मैं एक वचन में मृग को लिखेंगे मृगः, मृग लिखकर पीछे विसर्ग, और द्विवचन में क्या लिखेंगे, मृगौ, मृग लिखकर पीछे औ की मात्रा मृगौ, ठीक है। और ये मृगः, ये बहुवचन। अगला है मयूरः, मयूर का आपका एक वचन दिया हुआ है,
और आपको इसमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है तो मयूरः, मयूरौ, मयूरः। ठीक है। इसी प्रकार शौचिकौ दे रखा है, शौचिकौ द्विवचन है किसका, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये शौचिक यानी दर्जी, जिसे संस्कृत में शौचिक कहते हैं वो हिंदी में क्या होते हैं, दर्जी। तो शौचिक, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। इस प्रकार से इसको आपने एक वचन और बहुवचन रूप लिखना है। द्विवचन दिया गया है। अब पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर यदि सर्वनाम का प्रयोग करना हो, वह सर्वनाम का, तो हम क्या लिखते हैं, एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। ठीक है। वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग के लिए है तो सह, तौ, ते। यहाँ आप तौ लिखेंगे, त में औ की मात्रा तौ। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। ये भी पहले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि वो पुल्लिंग में था, ये स्त्रीलिंग में है। तो आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूप अलग अलग किस प्रकार बनते हैं। तो यथा करके आपको उदाहरण दिया गया, देखिए, लता, लते, लता। लता एक वचन, द्विवचन में लते, त में एक की मात्रा आ गई, और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग, लता। ठीक है। इसी प्रकार गीता, गीते, गीता। ठीक है। तो ये आपने गीता का एक वचन दिया गया था, द्विवचन में गीता का क्या हो गया, लते की तरह गीते, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, गीता। ठीक है। अब पेटिके दे रखा है द्विवचन में, यानी एक वचन में क्या आ जाएगा, पेटिका, पेटिके, पेटिका। ठीक है। अब इन्हीं स्त्रीलिंग पदों के स्थान पर यदि हमें सर्वनाम पद का प्रयोग करना हो तो हम क्या लिखेंगे, स। वह के स्थान पर क्या लिखेंगे, संस्कृत में सा, वह। और वे दोनों के लिए होता है ते, और बहुवचन में वे सब के लिए ताहा, ता की मात्रा, जिसमें ये ताहा दे रखा है पीछे, ये ताहा। ठीक है। इस प्रकार से आप ये सर्वनाम पदों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है रोटिका। रोटिका दे रखा है बहुवचन में, इसका एक वचन और द्विवचन किस प्रकार लिखेंगे, रोटिका, रोटिके, रोटिका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम है, लेकिन अब क्या अंतर है इसमें, पहला पुल्लिंग था, दूसरा स्त्रीलिंग था, अब तीसरा नपुंसकलिंग शब्दों को लेकर है। अब नपुंसकलिंग शब्दों के भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग रूप चलते हैं, इसलिए आपके लिए ये मैंने अभ्यास तैयार किया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको बहुत ही काम आएगा। अब देखिए क्या है अगला, यथा उदाहरण दे रखा है, फलम, फले, फलानी। अब फलम एक फल, फले दो फल, बहुत सारे फलों के लिए क्या होगा, फलानी। ठीक है। अब अगला उदाहरण दे रखा है पुष्पाणी। पुष्पाणी है तो एक वचन में क्या लिखेंगे, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। ठीक है। अगला देखिए भवनम। भवनम एक वचन दिया गया आपको, द्विवचन और बहुवचन लिखना है तो भवनम के बाद क्या आएगा, भवने, भवनानी। ठीक है। अब गृह दे रखा है द्विवचन में, और इसका एक वचन लिखना है तो क्या लिखेंगे, गृहम, गृहे, गृहाणी। ठीक है। अब इन्हीं पदों के स्थान पर यदि हमें कोई सर्वनाम पद प्रयोग करना हो तो वह सर्वनाम पद प्रयोग करना है, मान लीजिए, तो हम तत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, और बहुवचन में तानी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचय। उचित पदों को, उचित पदानि पदों को संयोज्य जोड़कर वाक्यानि, वाक्यों की रचना कीजिए। देखिए कुछ आपको पद दे रखे हैं, उचित पद इसके साथ आपको जोड़ना है और वाक्यों की रचना करनी है। पहला है पवनः, पवन यानी वायु, कोकिले, कोकिल यानी दो कोयलें, कोयल, पुष्पम फूल, खग पक्षी, मयूरा मोर, सिंहा शेर। देखिए पवनः के अनुसार यहाँ पे कौन सी क्रिया इसको सही लगती है इसके साथ मिलान करने में,
नृत्यंती नाचते हैं इसका अर्थ है, तो पवन नाचती तो नहीं है। और विकसती, विकसती का अर्थ है खिलता है, तो विकसती भी नहीं हो सकता। उत्पतति, कूदते हैं उछलते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बहती, बहता है, तो बहता है उचित लग रहा है, तो पवन के साथ बहती क्या आएगा, क्रिया है, क्योंकि पवन बहती है ना। और दूसरा ये एक वचन में है, और बहती ती क्रिया भी हमारी ये पीछे ती जो प्रत्यय है ये एक वचन में होता है, इसलिए यही इसके साथ उचित क्रिया है। ठीक है। कोकिले, दो कोयले, कूजता, कूकती हैं, कूजता कोयल कूकती है ना, कू कू करके, तो कोकिले के साथ कूजता। पुष्पम के साथ विकसती, फूल क्या करते हैं, खिलते हैं, पुष्पम के साथ विकसती। ठीक है। पुष्पम विकसती, फूल खिलता है। खगाहा, पक्षी, उत्पत्ति यानी कूदता है, उछलते हैं, जंप करते हैं, चल के जंपिंग करते हैं ना। मयूरहा, मोर, नृत्यंती नाचते हैं। सिंगा, शेर, गर्जंती गरजते हैं। तो इस प्रकार आपने इन क्रियाकर्ता पदों का मिलान करके वाक्यों की रचना करनी है। इन्हें वाक्य बनाकर आप लिखिएगा कॉपी में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन के द्वारा पद लिखे। इन वर्णों को आपने जोड़कर पद बनाकर यानी शब्द बनाकर लिखना है। देखिए श में उ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, शु। श में उ की मात्रा, न क औ की मात्रा क्या हो जाएगा, शुनकौ। इसको क्या लिखेंगे हम जोड़कर इन वर्णों को, शुनकौ। अगला शब्द है धावता, ध ध में आ जुड़ेगा धा, व में आ जुड़ा व, ध में आ जुड़ा तह, तो क्या बन जाएगा धावता। अगला देखिए स के बाद कोई स्वर नहीं है, सीधा व्यंजन लिख दिया था, स था एक व्यंजन है ना, तो यानी स के बाद यदि कोई स्वर नहीं है तो स को हम क्या लिखेंगे, आधा। आधा कैसे लिखेंगे, आधा लिखने के लिए जो स की ये टी है, ये मात्रा है, ये लाइन है, इसको हटा देंगे, आधा। स थ में आ की मात्रा स्थ, ल में ई की मात्रा ली, क में आ की मात्रा स्थालिका। इस प्रकार से इसका मिलान करके हम शब्द बनाएंगे क्या, स्थालिका। अगला शब्द है ऊ एक स्वर है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, इसलिए ऊ को हम ऐसे ही लिख देंगे। अगर किसी व्यंजन के बाद आता तो हम उस व्यंजन में उसकी मात्रा लगा देते, लेकिन ये कोई व्यंजन के बाद नहीं है, पहले आया है, स्वतंत्र रूप से आया है, तो इसलिए हम इसको ऊ का ऊ ही लिखेंगे। फिर द में हलंत, क्योंकि द के बाद कोई स्वर नहीं दिया गया, द के बाद कोई स्वर दिया होता तो द में उसकी मात्रा लगा देते, लेकिन द के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो द हलंत का हलंत लिखेंगे। फिर य में कौन सी स्वर जुड़ रहा है, य के बाद आ जुड़ रहा है, तो य में आ की मात्रा य, न में ए की मात्रा ने, तो क्या बन जाएगा ये उद्याने। ठीक है। पर्णम, प में आ जुड़ जाएगा प। फिर र भी र स्वर रहित है, क्योंकि र के बाद कोई भी स्वर नहीं आया, तो जब र इस प्रकार दिया गया हो जिसके बाद कोई स्वर ना दिया हो तो ये अपने से अगले व्यंजन के ऊपर इस प्रकार से मात्रा के रूप में लग जाता है। जैसे कि यहाँ ये वर्ण शब्द लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से आपने ये पर्ण लिखना है, ण के ऊपर र आ जाएगा, पीछे आ जुड़ जाएगा ण में, और म हलंत, क्या बन जाएगा पर्णम। ठीक है। अगला है खनित्रम, ख में आ जुड़ा, न में ई जुड़ा, न में छोटी की मात्रा, त के बाद सीधा रा दे दिया, कोई बीच में स्वर नहीं है, ता और रा के बीच में जब कोई स्वर नहीं हो गया तो ता और रा मिलकर क्या बन जाएंगे, त्र। अगर कोई स्वर होता तो ये त्र नहीं बन पाता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं दिया गया। ता के बाद तुरंत बाद क्या आ गया, रा आ गया, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे, त्र। त्रिशूल वाला त्र, फिर आ जुड़ जाएगा त्र, और म हलंत क्या बन जाएगा, खनित्रम। ठीक है। तो जिस प्रकार आपने इन पदों को जोड़कर वर्ण संयोजन किया, इसी प्रकार से आप जैसे यहाँ पर पदों को तोड़ कर दिया गया था,
अगले प्रश्न में आपने इसी प्रकार इन पदों को तोड़ना है। पहले ब्रेकअप दिया था और आपने उनको जोड़कर लिखा था शब्द बनाकर, और अब यहाँ पर शब्द दिया है तो आपने इसमें से वर्णों को अलग अलग करना है। इसमें मैं आपको एक दो उदाहरण देकर समझा देती हूँ, फिर आप इनको खुद से कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पदानाम वर्ण विच्छेदम लिखत, पदों का वर्ण विच्छेद लिखिए। मयूरा, मयूरा, माँ में कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही है, ना ही माँ आधा है, यानी कि इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, छोटा अ। माँ हलन, कोई भी व्यंजन लिखेंगे उसके नीचे हल का चिन्ह जरूर लगाएंगे। पूरा माँ लिखने के बाद हल चिन्ह नीचे प्लस, फिर कौन सा स्वर जोड़ेंगे इसमें, छोटा अ। अगर कोई और मात्रा होती यहाँ पर तो हम उस स्वर को लिखते जिसकी मात्रा होती, क्योंकि यहाँ पे माँ में कोई भी मात्रा भी नहीं है, ना ही माँ आधा है, यानी कि इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, छोटा अ। अगला है हमारा व्यंजन यू, या लिखकर हलंत लगाएंगे। फिर या में क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा देख रहे हैं ना, तो बड़े ऊ की मात्रा है, इसका मतलब प्लस बड़ा ऊ लिखेंगे। मात्रा है यानी कि उस स्वर को आपने यहाँ पर वर्ण विच्छेद में उस स्वर को उसी रूप में लिखना है कि जिस रूप में वो स्वर आपको वास्तविक रूप में होता है, मात्रा के रूप में नहीं लिखना वर्ण विच्छेद में। फिर आप लिख रहे हैं र के बाद हलंत लगाएंगे रा में, फिर प्लस बड़ा आ और विसर्ग, ठीक है। अगला उपग्रह, का में आप देख रहे हैं छोटे ऊ की मात्रा, का पहले पूरा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे उसके नीचे, फिर जमा ऊ, फिर आधा का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आधा का मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो केवल का पूरा लिखने के बाद उसमें हलंत का चिन्ह लगा देंगे, फिर अगले का की ओर चल देंगे। तो अगला का है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो का फिर से लिखेंगे पूरा का हलंत और उसमें प्लस छोटा ऊ, फिर रऊ, र हलंत, फिर उसमें बड़ा औ। इस प्रकार से आपने वर्णों का विच्छेद करना है, एक एक वर्ण को पद में से अलग अलग करके लिखना है। तो इस प्रश्न को आगे आप स्वयं करेंगे, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको वर्ण विच्छेद भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सा तौ ते इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। ये सा तौ ते ये सर्वनाम पद दिए हैं, इन सर्वनाम पदों को उचित स्थान पर लिखिए चुनकर। उदाहरण दे रखे हैं, अश्वः धावति, अश्वः धावति। अश्वः एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, तो ये पुल्लिंग सर्वनाम दिए गए हैं सारे के सारे। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। अब ये अश्व हमारा एक वचन है, तो इसके स्थान पर हम एक वचन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, सह। ठीक है। अगला है गजः चलंती। गजा हमारा बहुवचन है, बहुत सारे हाथी चलंती चलते हैं, तो यहाँ पर हम बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, क्या, ते चलंती। ठीक है। अगला प्रश्न है छात्रौ पठता। छात्रौ यानी कि दो छात्र, दो छात्र यानी कि ये हमारा द्विवचन है, तो द्विवचन में हमारा क्या होता है, सर्वनाम पद तौ। वे दोनों पठता पढ़ते हैं, तौ पठता। ठीक है। गायिका गायती, गायक गायती गाता है, तो गायिका ये एक वचन है, तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक वचन का सर्वनाम पद क्या है, सह, तो सह गायती। मयूरः नृत्यन्ति। मयूरा देख रहे हैं ना, बहुवचन है, हाँ की मात्रा विसर्ग बहुवचन है। नृत्यन्ति नाचते हैं, सब मोर नाचते हैं, तो यह वे सब ते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ते नृत्यन्ति नाचते हैं, वे सब नाचते हैं। वानराः क्रीडन्ति। ये वानराः भी हमारा बहुवचन में है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ते क्रीडन्ति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पुल्लिंग सर्वनाम पद थे, अब हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग सर्वनाम पदों का प्रयोग करना है। सा ते ताः इत्येभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। सा ते ताः, इन सर्वनाम पदों में से उचित सर्वनाम पद को चुनकर इस स्थान को पूर्ण कीजिए। जैसे कि देखिए उदाहरण, लता अस्ति। लता के स्थान पर क्या आ जाएगा, स। अस्ति यानी है।
लता, लता है, लता की जगह क्या आ गया, वह है, अस्ति मतलब है। यह सर्वनाम है, ये एक वचन था लता शब्द, इसलिए एक वचन में सा का प्रयोग होता है और द्विवचन में ते का और बहुवचन में तह का। अब अगले हम संज्ञा पद देखेंगे क्या है। महिला धावंती, महिला बहुवचन है, पीछे विसर्ग है, आकी मात्रा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ताहा धावंती। बहुवचन में सर्वनाम क्या होता है, वे सब के लिए ताहा, तो वे सब धावंती दौड़ती हैं। चटके कूजता, चटके यानी कि चिड़िया, दो चिड़िया, चटके यानी दो चिड़िया, कूजता कूजती हैं, कूदती हैं, बोलती हैं। तो यह चटके के स्थान पर क्या आ जाएगा, ते, ते कूजता। सुधावती, सुधा, सुधा एक व्यक्ति है, एक लड़की है, एक लड़की के स्थान पर क्या आ जाएगा, सा, सा वदती, वह बोलती है। पिपीलिका, चींटियाँ, चींटियाँ, पिपीलिका होते चींटियाँ, तो यहाँ ये बहुवचन, चलंती चलती हैं, चींटियाँ चलती हैं, तो इनकी जगह क्या सर्वनाम प्रयोग करें, ताहा चलंती, ताहा करता है वे सब चलंती चलती हैं। तो इस अभ्यास को आपने अच्छे प्रकार से कॉपी में करना है और समझना है इसको आपने, क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, क्या नपुंसकलिंग है, उसके स्थान पे कौन से सर्वनाम पद प्रयोग होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप नए नए संस्कृत पद जानिए, नए नए संस्कृत शब्द जानिए, किस चीज़ को क्या कहते हैं, और आगे आने वाली छुट्टियों का सही इस्तेमाल कीजिए और एक समय सारणी बनाइए, उसके अनुसार खेलिए, कूदिए, पढ़िए, लिखिए। और अपनी कमी हर इंसान को पता होती है कि हमें ये चीज़ नहीं आती अच्छे से, तो उन कमियों को आप दूर करने का प्रयास कीजिए। ये एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है गर्मी की छुट्टियों में आपको, कि आपके पास इतना समय होता है कि आप अपनी कमियों को भी दूर कर सकते हैं। आप अच्छे से रीडिंग करना सीखिए, राइटिंग अपनी इम्प्रूव कीजिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जल्दी आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।